नमस्कार। आज जो अध्याय हमने लिया हुआ है वो है राजपूत रियासतें किस प्रकार से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी हुकूमत के संरक्षण में या अधीनता में आई, जिसको हम नॉर्मली इस अध्याय को हम पढ़ते हैं 1818 ईस्वी की संधियाँ। इस बात को याद रखिएगा। हम चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आरटीएस के लेवल का कोई सा भी कंपटीशन हो, हमें इस अध्याय को देखना होता है हमेशा इस रूप में कि 1818 ईस्वी में संधियां राजपूत रियासतों की तरफ से राजपूत विभिन्न नरेशों ने कौन कौन से वर्ष में और कब कब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां करी, ये एक चीज़ हमें देखनी होती है। आइएगा इस अध्याय को आरंभ करें उसके पहले एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं यहाँ पर लेना बेहद आवश्यक समझता हूँ वो है, इस अध्याय को जब हम आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि देखनी होगी। कुछ विवादों पर हमें बड़ी बारीकी से निगाह रखनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सबसे बड़ा जो विवाद है इस अध्याय को लेकर वो ये है कि प्रथम संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस राजपूत रियासत के द्वारा की गई। जनरली हम लोग मानते हैं करौली, लेकिन असल में कुछ लोगों का ये कहना है कि 1803 ईस्वी में भरतपुर ने संधि की थी। सच्ची बात यह है इससे काफ़ी पहले 1781 ईस्वी में संधि जोधपुर के द्वारा कर ली गई थी। तो क्या हकीकत है, यदि 1781 में जोधपुर महाराजा ने संधि कर ली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तत्पश्चात भरतपुर के जाट महाराजा रणजीत सिंह साहब ने 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करी, और फिर 1817 ईस्वी में करौली के महाराजा हरबख्शपाल सिंह, ये प्रथम संधियां हैं इन दोनों की। तो हम क्यों, मतलब ये बड़ा विवाद होता है, बड़ा ही भ्रम की स्थिति पैदा होती है परीक्षा में कि हम प्रथम रियासत किसे माने, और सभी लोगों का अपना अपना मत होता है। कई गाइड्स, कोचिंग्स, नोट्स, लेक्चरर्स अपने अपने मत के साथ बात प्रस्तुत करते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर हम ये नहीं कह पाते जी कि हम क्यों जोधपुर को मानेंगे, क्यों करौली को नहीं मानेंगे, या क्यों हम भरतपुर को मानेंगे, क्यों करौली को नहीं मानेंगे, या क्यों हम करौली को प्रथम रियासत मानेंगे संधि करने वाली 1817 ईस्वी में 9 नवंबर या 15 नवंबर को, और क्यों हम भरतपुर और जोधपुर को नहीं मानते हैं। और इसी प्रकार की अन्य तमाम वो चीज़ें जो आपकी परीक्षा के हिसाब से एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो फैक्ट्स हैं और जो क्वेश्चंस बनकर हमेशा हमें परेशान करते हैं, इस अध्याय में हमें उनको काफ़ी एलोबरेट करना है, बारीकी से उस प्रकाश हमें डालना है, ताकि जब आप परीक्षा में जाएं तो आपके सामने ये अध्याय पूरी तौर पर क्लियर हो। इस अध्याय को मैं आरंभ करूं उसके पहले एक पृष्ठभूमि को आपको समझना होगा। असल में इस अध्याय को आरंभ करने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्या पृष्ठभूमि थी जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1817 ईस्वी में जब मानसिकता बनाई, तो गवर्नर जनरल वॉरेन, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, उसके सामने वो कारण क्या थी, वो परिस्थितियाँ, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस क्या थे, राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी, जिनसे वशीभूत होकर या मजबूर होकर या प्रेरित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को या राजपूत नरेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौते के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ा। इस अध्याय के गर्भ में मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं। आप लोग बेहतर जानते हैं इस बात को, बहुत ही संक्षिप्त रूप में इस बात को मैं लूँगा कि 1562 ईस्वी में जनवरी में पहली रियासत जो मुगल अधीनता में आई थी वो आमेर थी। आप लोगों को ये मालूम है कि राजपूत नरेश जब अपने चरमोत्कर्ष काल में थे तो वो मुगलों के अधीनता में आ गए थे, और एकमात्र रियासत जिसने अपनी स्वाधीनता को हमेशा से शिद्दत से चाहा वो थी मेवाड़। और आप लोगों को यह भी मालूम है कि जहांगीर के काल में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी को भी मुगलों की अधीनता, चाहे वो समानता के आधार पर ही की गई संधि थी, तो भी हमें ये बात खुले मन से स्वीकार करनी होगी कि महाराणा अमर सिंह के काल में मेवाड़ को भी मुगल अधीनता में जाना पड़ गया था। अच्छा, राजपूतों की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी उनकी सामंतवादी व्यवस्था। अपने आर्थिक ढांचे और सैन्य ढांचे के लिए राजपूत नरेश हमेशा राजपूत अपने सामंतों पर आश्रित थे। सामंत कोई भी नहीं थे, उनके ही भाई बांधव या उनकी खाप भाई थे, उन्हीं के क्षत्रिय कुल के विश्वस्त व्यक्ति होते थे जिनकी महत्वाकांक्षा उनकी कुल मर्यादा और दरबार में उनकी जो प्रतिष्ठा, जो पद सूचक जो उपाधियाँ होती थी उन पर निर्भर थी। मतभेद हो सकते थे राजपूत सामंतों के अपने नरेशों के साथ, लेकिन फिर भी कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ये मतभेद राष्ट्रीय स्तर के विद्रोह तक चले जाएं।
अर्थात दोनों ही पक्षों से ये संबंध बने हुए थे। राजपूत सामंत निश्चित समय पर सैन्य सहयोग और जो भूमिकर था वो राजपूत नरेश को दे दिया करते थे, और राजपूत नरेश भी सामंतों के जो अधिकार थे उनको सुरक्षित रखते थे। तो ये टिट फॉर टेट पर आधारित रिश्ते थे। लेकिन जब राजपूत नरेशों के द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार कर ली गई, तब मुगलिया सल्तनत की अधीनता में आकर, छत्र छाया में आकर राजपूत नरेशों को अपने सामंतों पर इतना आश्रित नहीं रहना पड़ा जितना वो मुगल अधीनता स्वीकार करने से पहले थे। और सामंतों की भी स्थिति यूं खराब हो गई थी कि मुगलों के अधीन जो राजपूत नरेश थे उनकी सत्ता को वो चुनौती नहीं दे सकते थे, उनसे वो अपने विशेषाधिकारों की मांग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने का सीधा सीधा अर्थ था मुगलिया सल्तनत को चुनौती देना। कुल मिलाकर मुगलिया काल में जब मुगलिया सल्तनत की जब यहाँ स्थापना हुई और राजपूत नरेश मुगलिया सल्तनत की अधीनता में पहुँच गए, तो कहीं ना कहीं राजपूत सामंतों को अपनी मान प्रतिष्ठा में कमी नजर आई और वो अपमानित महसूस करने पड़े, लेकिन वो कुछ विशेष कर नहीं पाए। मुगलिया सल्तनत का जब पतन हुआ और जब राजनीतिक उत्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ, तो इसके बीच का जो ये डार्क एज या जो अंधकारमय युग था, इसमें राजनीतिक भारत में मुगलों के पतन के पश्चात जो पॉलिटिकल वैक्यूम या जो राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको भरने का एकमात्र मादा जिस अखिल भारतीय राष्ट्रीय शक्ति को था वो शक्ति थी मराठा। लेकिन मराठों की स्थिति ये थी कि मराठों में साम्राज्यवादी अप्रोच या दृष्टिकोण नहीं था। वो उन्होंने नो डाउट उनका एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय व्यापक उनकी ताकत थी, लेकिन बावजूद उसके वो अपने साम्राज्यवाद की स्थापित करके मुगलों की पतन के पश्चात, अवसान के पश्चात जो स्थितियां पैदा हुई थी उसको भरने में वे सक्षम नहीं रह पाए। कहीं ना कहीं उन्होंने भारत के राजनीतिक बाजार में अपनी ताकत को भाड़े पर बिकने वाली शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, और उनकी आय का जो जरिया था वो लूट मार, चौथ या खिराज का मतलब होता है भूमिकर था। तो राजपूत सामंत जो राजपूत नरेशों से अपमानित थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने विशेषाधिकारों की पूर्ति के लिए अब मराठों की इस उपलब्ध सैन्य शक्ति को पैसा देकर खरीदना आरंभ किया, और मराठे कहीं ना कहीं तैयार बैठे हुए थे। इस प्रकार से सामंतों और नरेशों के बीच जो संबंधों के जो उलझन थी, उसकी वजह से राजपूताने में मराठों का प्रवेश हुआ, और ये प्रवेश फिर इस तरह से हुआ कि जो उनकी मराठों की कीमत जो जितनी अधिक दे सकता था, चाहे वे सामंत हो चाहे वो राजपूत नरेश हों, मराठे सिर्फ उन्हीं के लिए कार्य करने को तत्पर थे या उन्हीं के लिए वे सगे थे। इस प्रकार से राजपूताने के अंदर मुगलों की शक्ति के पतन के पश्चात जो अराजकता या जो आर्थिक दुर्दशा हुई, मोटे तौर पर वो यूं लगता है कि ये मराठा आक्रमण से हुई थी। लेकिन यदि राजपूत सामंतों को नरेशों ने एक रखा होता, राजपूत सामंतों की उच्छृंखलता या तुच्छ स्वार्थ राष्ट्रीय हितों पर हावी नहीं होते, तो मराठे किसी भी सूरत में, यानी कि मराठे, राजपूत सामंत और नरेश यदि एकल तंत्र के तहत, एक मोनोपोली या एक सिस्टम के तहत कार्य करते, तो मराठों की कभी हिमाकत नहीं होती कि वो राजपूताने में आकर धमा चौकड़ी मचाते और यहाँ कीचड़ ही कीचड़ फैला देते, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा मराठों को मिला। और कहीं ना कहीं राजपूत नरेश अपनी इस मूर्खता के चलते इतने कमज़ोर होते चले गए कि फिर अंततोगत्वा सामंतों की उच्छृंखलता या मराठों के द्वारा जो राजपूताने में जो भी मनमर्जी फैलाई हुई थी या जो अराजकता की स्थिति यहाँ उत्पन्न की हुई थी, उससे बचने के लिए ये ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करते। मुख्य जो मुद्दा है इस अध्याय का, मात्र यही एक लाइन है जिसे हमें समझना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जब ये अध्याय आरंभ करने जा रहा हूँ तो लाइन दर लाइन, पंक्ति दर पंक्ति जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख बन सकते हैं उन्हें भी मैं यहाँ लेकर आऊँगा। आइएगा हम आरंभ करते हैं। ये जो अध्याय है ये आपके सामने है कि 1818 ईस्वी में राजपूत रियासतों ने किस प्रकार से ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया। आइएगा देखिएगा। एक कोटेशन है सर जॉन मैल्कम का और ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। यदि हम सारे भारत को जिलों में बांट दें तो स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि
दोबारा सुनिएगा, यदि हम सारे भारत को जिलों में बांट दें तो भी स्थितियां ऐसी नहीं है कि हमारा साम्राज्य 50 वर्ष तक भी चले, हमारा इसका मतलब ब्रिटिश हुकूमत। किंतु यदि हम कई देशीय रियासतें, उन्हें बिना कोई राजनीतिक सौदा दिए, उन्हें यदि हम विशेषाधिकार दें, उनका अस्तित्व बनाए रखें, अर्थात उन्हें शाही उपकरणों के रूप में रखें, तो हम भारत में तब तक के लिए जीवित रहेंगे जब तक कि हमारी सामुद्रिक शक्ति की अजेयता बरकरार है। ये कथन है सर जॉन मैल्कम का। अब आप समझ सकते हैं कि किस नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने हर हालत में बाय हुक और बाय क्रुक राजपूत रियासतों या राजपूत नरेशों के अस्तित्व को भारत में बनाए रखना उचित समझा। इसलिए नहीं कि वो राजपूत नरेशों की कुल गौरव, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, उनके रिचुअल्स, उनके ट्रेडिशंस को पसंद करते थे, बिल्कुल नहीं। उनको मालूम था, राजपूत नरेशों के सहयोग के लिए ब्रिटिश कंपनी को मालूम था कि यदि हमने इनको बेवकूफ़ बनाकर राजपूत नरेशों को यदि यहाँ बनाए रखा तो निश्चित तौर पर आने वाली कई शताब्दियों तक हमारी सत्ता को कोई भी ताकत, कोई भी आंदोलन चुनौती नहीं दे पाएगा। और ये बात और जाहिर हो गई थी जब 1857 के गदर में इन राजपूत नरेशों ने तमाम मतभेदों के बावजूद, तमाम शिकायतों के बावजूद भी विद्रोहियों के विरोध में ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया था। और यहाँ पर उस ज़माने में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसको कहना भी पड़ गया था बहुत स्पष्ट तौर पर कि यदि राजपूत रियासतों ने इस तूफान के आगे एक बांध का कार्य नहीं किया होता तो ये तूफान एक लहर में हमें यानी कि ब्रिटिश हुकूमत को बहा के ले जाता। तो इस सर जॉन मैल्कम के द्वारा जो ये कथन कहा गया, इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता इस उल्लेख के साथ है। आइएगा हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यदि मैं इस अध्याय के विषय और सारांश की बात करूं तो एक बार थोड़ा सा मैं स्पीड से पढ़ देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक तक अंग्रेज भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गए थे। राजपूताना इस समय आंतरिक अराजकता एवं मराठों तथा पिंडारियों के आतंक से आतंकित था। अंग्रेजों को मराठों के विरुद्ध राजपूतों का सहयोग चाहिए था तथा राजपूतों को संरक्षण की आवश्यकता थी। राजपूताने के नरेशों की शक्ति प्रारंभ से ही अपनी प्रजा और सामंतों के सहयोग से जुड़ी हुई थी, जैसा कि अभी हमने देखा था। समय के प्रभाव से यह स्थिति सामंतशाही और नौकरशाही में परिवर्तित हो गई। जो भाईचारे का संबंध नरेशों एवं उनके सामंतों में सदियों से चला आ रहा था, उनमें वैमनस्य, रोष और अधिकारों के विवाद की ज्वाला भड़क उठी। ये कब हुआ? जब कि राजपूत नरेशों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महत्वाकांक्षी सामंत, समझिएगा, महत्वाकांक्षी सामंत उच्च स्थान पाने की कामना से महत्वाकांक्षी सामंत उच्च स्थान पाने की कामना से मुगल, मराठों और पिंडारियों की सत्ता की ओर निहारते थे। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा, पिंडारी जो हैं वो आरंभिक काल में थे तो ये मुस्लिम धर्मावलंबी, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इनका जो नज़रिया था वो कहीं ना कहीं सहिष्णु या जिससे हम कहते हैं उदारता वाला था। लेकिन शुरुआती दौर में जो पिंडारी थे वो मराठों के भड़ेत सैनिक यानी कि भाड़े पर काम करने वाले सैनिकों के रूप में काम किया करते थे। और इनमें जो प्रमुख था अमीर खां पिंडारी, वो प्रमुख मराठा सरदार यशवंत राव होलकर का सेनापति था या उसके सहयोगी के रूप में कार्य करता था। जब 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को पूरा चकनाचूर कर दिया, तत्पश्चात जब पिंडारियों को मराठों का सहयोग नहीं मिला तो उसके पश्चात फिर वो स्वतंत्र एवं स्वच्छंद रूप में राजपूताने में लूटपाट करने लगे और यहाँ की सारी राजनीतिक व्यवस्था को चौपट कर दिया था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के हत्याकांड के रूप में हमने देखा था। आइएगा आगे देखते हैं। महत्वाकांक्षी सामंत उच्च स्थान पाने की कामना से मुगल, मराठा और पिंडारियों की सत्ता की ओर निहारते थे। वे अपनी अमलदारी में, अमलदारी का मतलब अपने शासनाधिकार में, वे अपनी अमलदारी में मनमाने कर, बेगार और लाग बाग लगाना अपना अधिकार मानते थे। लाग बाग का मतलब होता है भूमि कर के अतिरिक्त लगने वाला कर। नरेशों की स्वच्छंदता और विलासिता की निर्बलता इस प्रकार की स्थिति को सुधारने में क्षमता नहीं रखती थी। मैंने अभी कहा उसकी वजह क्या थी कि इनकी जो प्रमुख शक्ति थी राजपूत नरेशों की, वो सामंतों पर टिकी हुई थी। शुरुआत में जब मुगलों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष काल पर थी तब तक तो सब कुछ ठीक रहा, सामंत भी दबे रहे। जैसे ही मुगलों की शक्ति का पतन हुआ
तो राजपूतों को वो सहयोग नहीं मिल पाया जो पहले मिलता था, क्योंकि अब राजपूत जो सामंत थे उन्होंने नरेशों से अपनी सारी भड़ास निकालना आरंभ किया। आगे देखिएगा, इस सुशासन की शून्यता में प्रजा पिसी जा रही थी, क्योंकि नरेश प्रभावहीन एवं प्रेरणाहीन हो चले थे। आप समझ सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ को यदि मैं कहना चाहूँ तो इसका जो लब्बो लुआब या जो निष्कर्ष निकल रहा है वो सिंपल सा ये है कि मुगलों के पतन के पश्चात जो संबंध सामंतों और राजपूत नरेशों के अपने बिल्कुल जिसे कहना चाहिए प्रतिष्ठा और मालिक और सेवक वाली बात तो नहीं थी यहाँ पर, लेकिन हाँ इतना था कि नरेश आज्ञा देता था और सामंत हर कीमत पर उससे उस सम्मान को चुकाने को तत्पर रहा करते थे। अब वो बात नहीं रही थी और सामंतों ने फिर राजपूत नरेशों से अपने अधिकारों को पाने के लिए, अपने सम्मान को पाने के लिए गुटबाजी करी, षड्यंत्र रचे और इसमें उन्हें मराठों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। तो ये जो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, आप यदि इसे एक बार ठीक से पढ़ लेंगे पॉज करके यहाँ पर तो बहुत अच्छे, और नोट्स तो खैर मैं ब्लॉग पर डाल ही चुका हूँ। ब्लॉग का लिंक मैंने अपने किंशुक शर्मा classes.blogspot.com मैंने इस अध्याय के अंत में इसी स्लाइड पर दिया हुआ है। तो जब आप इस पूरे के पूरे बॉक्स में जब ये जो नोट्स आपको मैंने दिए हुए हैं पढ़ोगे तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। मुद्दा वही निकल रहा है कि मराठे पूरी तौर पर तैयार थे सामंतों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग सदुपयोग करवाने के लिए, बशर्त कोई उनकी कीमत अदा कर देता। आगे देखिएगा, अब हमें ये देखना है कि राजपूत रियासतों द्वारा ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी। देखिएगा, इस बात का भी अर्थ असल में निकलकर वही आता है। मैं बार बार जो कह रहा हूँ आपको ये बात अच्छे से समझनी होगी कि राजपूतों के पास कभी भी केंद्रीय आर्थिक तंत्र, भूमिकर व्यवस्था और केंद्रीय सैनिक शक्ति, केंद्रीय सेना कभी भी नहीं रही थी। युद्ध के काल में भी वे लोग अपने सामंतों पर निर्भर रहा करते थे और आप लोग इस बात को जानते हैं कि जो खानवा युद्ध हुआ था उसमें भी आप लोगों ने इस बात को बखूबी देखा था कि 104 राजपूत सरदार और 7 राजे रशब्रुक विलियम्स के अनुसार महाराणा संग्राम सिंह की अधीनता में बाबर से लड़े थे। तो ये जो पूरा जो चैप्टर है या जो ये पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है उसका तात्पर्य यही निकलता है कि मुगल अधीनता माने के पश्चात राजपूत नरेश अपने सामंतों का जो भाईचारा था, जो कुलीय परंपरा थी, उसको भुला बैठे और ये बात चिढ़ा बैठी सामंतों को, और सामंतों ने फिर इसका बदला गुटबाजी, षड्यंत्र, दरबारी कुचक्रों के द्वारा निकाला और उसमें उनको सहयोग मिला मराठा सैन्य शक्ति का, जिसका वो पैसा अदा करने को तैयार थे पूरी तौर पर कौन, राजपूत सामंत। और फिर राजपूत सामंतों की शक्ति को कुचलने के लिए राजपूत नरेशों ने उनके ओपोनेंट्स, उनके प्रतिद्वंदी के रूप में इन्हीं मराठा सरदारों को धन देकर सामंतों के विरुद्ध खड़ा किया। अब आप समझ सकते हैं इस स्थिति में जो सिस्टम के जो दो प्रमुख अंग थे, एक तरफ राजपूत नरेश और एक तरफ सामंत, जब दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं और बीच में मराठे इनके बीच में इनके आपसी विवादों का फ़ायदा उठाना, तो आप लोगों को आप बेहतर समझ सकते हैं कि उस ज़माने में राजपूताने की आर्थिक दुर्दशा और राजनीतिक अराजकता का किस पराभाव के स्तर तक, किस पैथेटिक लेवल तक या दयनीय स्थिति तक पहुंच गई होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल या नज़ीर मैं आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार से राजपूत सामंतों की मनमर्जी उस ज़माने में आ रही थी। आप देखिएगा, 1788 ईस्वी में मेवाड़ में सलमपुर के जो ठाकुर थे रावत भीम सिंह, उन्होंने महाराणा के विरुद्ध, याद रखिएगा, महाराणा के विरुद्ध मराठा सरदार तुकोजी होलकर को, ये देख लीजिएगा, तुकोजी होलकर को आमंत्रित किया था। ये सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि सलमपुर के ठाकुर रावत भीम सिंह ने महाराणा के विरुद्ध मराठा सरदार तुकोजी होलकर को आमंत्रित किया था। ये बहुत बड़ी बात है। 1794-94 की बात करें तो मराठा सरदार लकवा दादा ने, इसने फिर मारवाड़ के अंदर प्रवेश किया था। मराठा सरदार लकवा दादा, आप लोग देख लीजिएगा, मराठा सरदार लकवा दादा ने पोकरण जोधपुर के ठाकुर सवाई सिंह के आमंत्रण पर जोधपुर पर आक्रमण किया था। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिएगा।
महाराजा भीम सिंह, इस ज़माने में भीम सिंह के पश्चात मान सिंह जी यहाँ पर मान सिंह राठौड़ी शासक थे। तो आप लोग देखिएगा पहले मेवाड़ के अंदर और फिर मारवाड़ के अंदर मराठा जो सरदारों की जो शक्ति थी वो धमाचौकड़ी मचा रही है, पैसों के लिए इनके विवादों में बीच में कूद रही है। और आप जानते हो जब आप एक बार चोर को रास्ता दे देते हो तो उसके पश्चात फिर अगली बार वो अपनी इच्छा से आता है, आपके बुलाए नहीं आता है, और फिर मन मर्जी से कीमत पाकर ही आप उससे छुटकारा पा सकते हैं अदा करके। 1794-95 की बात की जाए तो आप लोग देखिएगा इस बात को कि जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर जो शेखावत जो सरदार थे उन्होंने सवाई प्रताप सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र किए, गुटबाजी करी, और उसके विरोध में मराठा सेनापति जो इनका जो एक प्रकार का यूरोपियन सेनापति था जॉर्ज थॉमस, उसको आमंत्रित किया था। याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस सज्जन वही हैं जिसने सबसे पहले इस संपूर्ण प्रदेश को राजपूताना नाम दिया था 1800 ईस्वी में। याद रखिएगा 1800 ईस्वी में इस संपूर्ण प्रदेश को राजपूताना नाम जिस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था वो था आयरलैंड का निवासी जिसका नाम था सर जॉर्ज थॉमस। तो इस बात को इस जॉर्ज थॉमस को ने अपनी सेवाएं मराठों को भी दी थी। तो 1794-95 ईस्वी में मराठों की तरफ से जॉर्ज थॉमस जयपुर के अंदर आमंत्रित हुआ था। अब आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राजपूत सामंतों ने अपनी मनमर्जी से मराठा सरदारों को आमंत्रित किया और राजपूत नरेशों की स्थिति पिंजड़े में बंद तोते जैसी कर दी, जो छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। हालात ये हो गए थे कि इन राजपूत सामंतों ने अपने अपने विशेषाधिकारों में चुंगी कर वसूलना आरंभ कर दिया और जो निश्चित खिराज या भूमि कर की जो निश्चित राशि इन्हें केंद्रीय खजाने में राजपूत नरेश को भेजनी होती थी उसमें भी धीरे धीरे ये कमी करना आरंभ कर दी। इनकी सीमाओं में इन्होंने बढ़ोतरी करना आरंभ कर दिया और ये स्वच्छंद स्वायत्त संप्रभु एक तरह से तो छोटे मोटे राजाओं के रूप में व्यवहार करने लग गए थे। अब हमें ये देखना है कि राजपूत रियासतों को ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अपने संरक्षण में क्यों लिया गया। अब तक तो हम यही पढ़ते आ रहे थे कि क्यों राजपूत रियासतों ने या राजपूत नरेशों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करी। आज तक तो हम यही पढ़ते थे। मैं यहाँ पर थोड़ी उल्टी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है आप समझिएगा कि राजपूत रियासतों को ब्रिटिश कंपनी द्वारा अपने संरक्षण में लेने के राजनीतिक कारण क्या थे, अर्थात ये वो दौर था जिसका एक पहलू ये भी है कि जितने राजपूत नरेश अपने सामंतों की मनमर्जी को दूर करने के लिए ब्रिटिश अधीनता पाने के लिए लालायित थे, वहीं पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी कुछ कारणों के कारण राजपूत नरेशों से तत्परता के साथ सहयोग प्राप्त करना चाहती थी राजपूत रियासतों का या संधि करना चाहती थी। इसकी एक वजह क्या है उसको आप समझिएगा। असल में कुछ प्रमुख शक्तियां थी जिनसे निपटारा करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। इनमें बंगाल का नवाब था, आप लोग जानते हो प्लासी बक्सर के युद्ध में बंगाल बिहार उड़ीसा को इन्होंने एक तरह से अपने संरक्षण ले लिया था। फ्रांसीसी कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 कर्नाटक युद्धों में 1760 आते आते उनको इस भारत के साम्राज्य से बाहर कर दिया था। इसके पश्चात बचते हैं मैसूर का हैदर अली टीपू सुल्तान और फिर मराठे। अब इस बात को आप समझिएगा, मैसूर के साथ 4 युद्ध चले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और लॉर्ड वेलेस्ली के काल तक आते आते 1799 के अंदर 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम के युद्ध में टीपू सुल्तान भी लड़ता हुआ चतुर्थ जो एंग्लो मैसूर जो बैटल था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध था वो भी समाप्त हो गया। तो मैसूर की जो चुनौती थी वो भी समाप्त हो गई। अब बचे मराठों के साथ 3 युद्ध लड़े हैं, याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1775 से 82 तक ये प्रथम एंग्लो मराठा बैटल था। दूसरा 1803 से लेकर 5 या 6 तक दैट वाज द सेकंड एंग्लो मराठा बैटल, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था। और तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध चला था वो चला था 1817 से लेकर 1818 तक। तो आप यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। असल में जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक, इस समय गवर्नर जनरल था भारत का, याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये जिसका शासनकाल है 1813 से लेकर 1823 तक। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जब ये युद्ध चल रहा था, इससे पहले देखिएगा, मैं एक बार और देख लीजिए, 1775 से लेकर 82 तक पहला
आंग्ल मराठा युद्ध चला। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला 1803 से लेकर 1805 तक, और तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध था वो चला 1817 से लेकर 1818 तक। असल में जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, यदि आप देखें 1803 से लेकर 1805 में, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनके सामने एक यक्ष प्रश्न था कि कहीं मराठों के साथ राजपूती ताकत का गठजोड़ ना हो जाए। तो ब्रिटिश कंपनी के विरोध में मराठा और राजपूत गठजोड़ को बनने से अवश्यम भावी या भविष्य का जो गठजोड़ था उसको गठजोड़ को या उस ट्रीटी को होने से रोकने के लिए गवर्नर जनरल्स ने पूरा प्रयास किया था कि राजपूतों को अपने संरक्षण में लेकर मराठों के विरुद्ध उनको काम में लिया जाए। यद्यपि राजपूत नरेश इस समय तक इतने खोखले, इतने शक्तिहीन हो चुके थे कि वो किसी भी सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठों के विरुद्ध सहयोग करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन हाँ, पर्दे के पीछे रहकर वो संसाधन उपलब्ध करवा सकते थे, उनकी आवाजाही को निर्बाध कर सकते थे। अतः 1803 से लेकर 1805 के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा प्रयास किया था कि हर हालत में राजपूतों को दूर रखा जाए ताकि मराठे उनका सहयोग प्राप्त ना कर सकें। और कुछ संधियां हुई भी सही, जिनमें पहली संधि थी भरतपुर की 1803 में, याद रखिएगा, रणजीत सिंह जाट के द्वारा, महाराजा रणजीत सिंह जाट के द्वारा। लेकिन चूंकि इस ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नीति थी अहस्तक्षेपवादी नीति, याद रखिएगा कि वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, अहस्तक्षेपवादी नीति। इसके चलते ये संधियां निरस्त कर दी गई थी। यद्यपि मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, 1803 में जो संधि महाराजा रणजीत सिंह जाट ने की थी किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, वो उसका उल्लंघन खुद जाट महाराजा, भरतपुर के जाट महाराजा रणजीत सिंह जाट के द्वारा कर दिया गया था, जब उसने होलकर को, मराठा सरदार होलकर को, यशवंतराव होलकर को अपने यहाँ भरतपुर दुर्ग में सहयोग मतलब शरण दी थी। तत्पश्चात फिर लॉर्ड लेक ने 4 आक्रमण किए थे और उन आक्रमण में बड़ी मुसीबत हो गई थी अंग्रेज़ों की। और यही वो प्रसंग था जब अंग्रेज़ों ने, लॉर्ड लेक ने मतलब खींच कर इस भरतपुर के दुर्ग को लोहागढ़ बोला था। वो प्रसंग ठीक है, अपन फिर कभी बाद में लेंगे। तो जो बात हम बार बार देखते हैं, जो लोग ये पढ़ाते हैं कि जी पहली संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भरतपुर के द्वारा की गई थी, वो सरासर यूँ गलत हो जाती है, क्योंकि उस संधि का उल्लंघन खुद भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह जाट के द्वारा कर दिया गया था। ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरतपुर के साथ मराठों के विरोध में की थी, लेकिन मराठा सरदार को ही जाट नरेश के द्वारा भरतपुर के द्वारा अपने यहाँ शरण देने से इस संधि का उल्लंघन कर दिया गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस संधि का उल्लंघन संधि को करने वाले प्रस्तावित पक्षों के द्वारा ही किया गया हो, उस संधि की कोई उपादेयता नहीं रह सकती। और वैसे भी ये संधियाँ बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी निरस्त कर दी गई थी। इसलिए प्रथम संधि न तो हम 1781 की जोधपुर को मानते हैं, न ही हम 1803 की भरतपुर को मानते हैं। पहली जो संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई थी वो थी करौली महाराजा हरबख्शपाल सिंह के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा ये संधि की गई थी। तो जो हम बात करने जा रहे थे वो सिर्फ इतनी सी बात है कि जब तीसरा युद्ध का दौर आता है 1817 से लेकर 1818 का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, याद रखिएगा यहाँ पर पिंडारियों की लूट जबरदस्त आतंक मचा रही थी राजपूताने के अंदर, और इसी प्रकार से मराठा छापे भी पड़ रहे थे। लेकिन इनमें मैंने पहले भी अभी जैसा कहा, इस अध्याय को आरंभ करते हुए भी मैंने आपको कहा था कि इसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी या जो सबसे बड़ा जो कारण था वो था राजपूत सामंतों और नरेशों के संबंधों में अविश्वास का होना, खोखलापन का होना, परस्पर द्वेष का उत्पन्न हो जाना। मराठा ताकत को तब तक यहाँ मौका नहीं मिला जब तक यहाँ के सामंतों और नरेशों ने अपने तुच्छ स्वार्थ के चलते उन्हें प्रवेश करने की जमीन प्रदान नहीं कर दी। तो इस बात को बेहद आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही फिर हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा आगे अपन चलते, जो अपना चल रहा था कि क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संधियां स्वीकार करनी पड़ी, क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तत्पर थी। जो मैंने भी कहा कि 1803 के अंदर भी और 1817 के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ये प्रमुखता से एक पक्ष था कि राजपूतों को मराठों के साथ चलने वाली लड़ाई में मराठों का सहयोग करने से दूर रखना है।
1803-5 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति थी अहस्तक्षेपवादी नीति, जिसके तहत जो संधियां कर ली गई थी 1803-5 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजपूत रियासतों के साथ, उन्हें निरस्त कर दिया गया था। लेकिन 1813 में जो नया गवर्नर जनरल आया लॉर्ड हेस्टिंग्स, वो एक पुख्ता रणनीति के तहत आया था। उसकी स्पष्ट नीति थी कि मुझे ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार करना है, हिंदुस्तान के कोने कोने में जितनी प्रमुख शक्तियां हैं उन्हें कुचलकर या उन्हें अपने संरक्षण में सहायक संधियों के द्वारा लेकर उनको अपनी अधीनता में लाकर, यूनियन जैक इंग्लैंड के झंडे के तले लाकर उन्हें या उनके ऊपर ब्रिटेन की जो सुप्रीम पावर है, जो ब्रिटिश ताज की जो हुकूमत है, वो स्थापित करना है। तो बाय हुक और बाय क्रुक अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ये निश्चित लक्ष्य था कि हमें अटक से कटक तक या हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रसार करना है। तो एक तो ये था इनका, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल अप्रोच या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। दूसरा, ये मराठों को कमज़ोर करने के लिए राजपूतों से सहयोग चाहते थे, ताकि मराठों को घेर कर इनकी शक्ति को समाप्त किया जा सके। और इसी प्रकार से पिंडारियों के विरुद्ध भी ये सहयोग चाहते थे। यद्यपि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पेंच फंसा हुआ है पिंडारियों के साथ सहयोग में। कोटा और बूंदी को छोड़ दें तो मध्य भारत में पिंडारियों को समाप्त करने के लिए किसी भी राजपूत नरेश ने अपनी कोई संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए थे। और एक बात और मैं विशेष तौर पर आपको बतला दूँ, ये बात भी जानना बेहद ज़रूरी है कि जो संधियाँ की गई थी रियासतों के साथ 1817 से लेकर 23 तक, 1817-18 के दौर में किसी भी रियासत के साथ किसी भी संधि की किसी भी धारा में मराठा और पिंडारी आक्रमण और लूटपाट का कोई जिक्र हमें नहीं मिलता है। इस बात को बेहद आप अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी भी राजपूत रियासत के साथ जो लॉर्ड हेस्टिंग्स और चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा जो संधि की गई, किसी भी संधि में मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट के विरुद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजपूत नरेश संधियां नहीं कर रहे हैं। तब जाकर ही आप इस अध्याय की मूल आत्मा को ठीक से समझ पाओगे कि क्यों राजपूत नरेशों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करी। अब तक आप लोग सिर्फ एक ही बात पढ़ते आ रहे थे, मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट से बचने के लिए ये संधियां की गई, जो कि पूरी तौर पर आधारहीन बात है। ये बकवास की गई थी। ब्रिटिश जो कॉलोनियल जो हिस्टोरियंस थे, जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण अप्रोच रखने वाले जो इतिहासकार थे, ये बकवास उन्हीं के द्वारा की गई, जिनमें सर जॉन मॉलकम हो सकते हैं, कर्नल जेम्स टोड हो सकते हैं, विल्किंसन हो सकते हैं, विलियम्स हो सकते हैं, विंसेंट आर्थर स्मिथ हो सकते हैं। ये उनका दृष्टिकोण है। इस बात का खुलासा हम इसी अध्याय में आगे भी आपके सामने निश्चित तौर पर करेंगे। भी आ रहे हैं बहुत अच्छे चार्ट के रूप में मैं ये अध्याय आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस अध्याय को आप पूरी तौर पर अच्छे से जो कलरफुल नोट्स हैं इनको आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पर जाकर, और आप गूगल पर जाकर सर्च करिए किंशुक शर्मा क्लासेस, बिना स्पेस दिए इंग्लिश में टाइप करना होगा आपको। गूगल क्रोम पर जाकर सर्च करना होगा किंशुक शर्मा classes.blogspot.com। इस अध्याय के एंड में मैंने और यूट्यूब चैनल के मैंने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ भी है। तो देखिएगा कि क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत नरेशों के साथ संधि के प्रस्ताव भेजे। चार्ल्स मैटकॉफ को क्यों संधियों का मसविदा तैयार करने के लिए बोला। पहला जो कारण है आप लोग देख रहे हैं, अंग्रेजों को अपने साम्राज्यवाद की सुरक्षा के लिए, याद रखिएगा, अंग्रेजों को अपने साम्राज्यवाद की सुरक्षा के लिए भारतीय नरेशों का अस्तित्व अधिक उपयोगी दिखाई पड़ा। प्रत्येक वह लाभ जो अंग्रेजी प्रशासन की स्थापना के बाद प्राप्त हो सकता था, लाइन को दोबारा समझिएगा, प्रत्येक वह लाभ जो अंग्रेजी प्रशासन की स्थापना के बाद प्राप्त हो सकता था भारतीय नरेशों के माध्यम से अधिक सरलता से उपलब्ध हो सकेगा, जबकि वहाँ एक अंग्रेजी एजेंट भी हो। यह विश्वास अंग्रेजी नीति के निर्माण में सहायक रहा। क्या मतलब है इस बात का? ब्रिटिश कंपनी अपनी नीति के तहत, या ब्रिटिश कंपनी के जो नीति निर्धारक थे, वो ये मानकर चल रहे थे कि जो लक्ष्य हम 50 साल में प्राप्त कर सकते हैं उसे हम 25-30 साल में प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, बशर्त राजपूताने की जो राजपूत नरेशों की जो वफादारी है और जो संसाधन हैं वो विश्वास के दम पर ब्रिटिश हुकूमत को मिल जाए। और पूरी तौर पर जो राजपूत नरेश वो अपने रियासतों के संसाधन उन्हें सौंप दें, लेकिन उनके आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। हालांकि दिखावा मात्र था,
तो इनका ये कहना है कि चूंकि संधियां करके ये एक अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर सकेंगे और उसके द्वारा वो तमाम इच्छित लक्ष्य जो इन्होंने निर्धारित किए हुए 20, 30, 40, 50 साल बाद के भारत को देखते हुए वो इन्हें बहुत जल्दी इन राजपूत नरेशों को अपनी अधीनता में लाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला कारण था। ये ब्रिटिश शासकों की नीति निर्धारण का पहला प्रमुख फैक्टर या कारक था। अब आप समझिएगा, जनरली इस तरह की चीज़ें आपको गाइड्स में नहीं मिलेंगी, वहाँ सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको प्राप्त होती है। दूसरा, कंपनी मराठों के साथ अपने संघर्ष में मराठा शक्ति को कमज़ोर करने के लिए उनके विरुद्ध राजपूत राजाओं के संसाधनों का प्रयोग करना चाहती थी। हमने काफ़ी विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला है। तीसरा, कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार उत्तर पश्चिमी भारत का मतलब है राजपूताना, सिंध और पंजाब और आगे अफगानिस्तान वाला एरिया। कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार उत्तरी पश्चिमी भारत में करके सिखों एवं अफगानों के विरुद्ध अवश्यम भावी रूसी एवं अफगान आक्रमण के विरुद्ध, याद रखिएगा, असल में इस ज़माने में एक बहुत बड़ा डर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इनको लगता था कि उत्तर पश्चिमी सीमांत की तरफ से रशियन सेनाओं का और अफगानिस्तान के पठानों का आक्रमण हो सकता है। तो ये लोग चाहते थे कि इस तरह के किसी भी अवश्यम भावी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध एक बफर स्टेट, एक ढाल के रूप में कार्य करे पंजाब और राजपूताने की जो रियासतें हैं। तो 1818 में इसीलिए राजपूत नरेशों को इन्होंने अपनी अधीनता में लिया और 1849 में 1849 में पंजाब का विलय कर लिया था, ताकि यदि भविष्य में कभी ब्रिटिश हुकूमत पर रूस और अफगानिस्तान का इस इलाके से उत्तर पश्चिमी सीमांत से यदि आक्रमण हो तो एक मध्यवर्ती दीवार, बफर स्टेट के रूप में, मध्यवर्ती राज्य के रूप में राजपूताना कार्य कर सके। तो बफर स्टेट और लॉन्चिंग पैड के रूप में लेना चाहती थी एवं राजपूताने में अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करना चाहती थी। लॉन्चिंग पैड का मतलब क्या है कि यदि ब्रिटिश लश्कर, ब्रिटिश फौजें का लवाजमा, ब्रिटिश सैन्य साजो सामान यदि राजपूताने में आ जाएंगे तो कभी भी कोई गड़बड़ी यदि उत्तर पश्चिमी सीमांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में यदि होता है तो बहुत इजीली आप अपने संसाधनों के द्वारा उस प्रतिकूल परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकते हो, उस विद्रोहों को दबा सकते हो। तो आप यहाँ पर नियंत्रण करके, राजपूताने पर नियंत्रण करके न केवल राजपूत उत्तर पश्चिमी सीमांत के इलाके में विद्रोह पर नियंत्रण पा सकते हो, अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत कर सकते हो, अपितु मालवा और गुजरात पर भी आप राजपूताने पर नियंत्रण करके यहाँ पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हो। इसलिए कहीं ना कहीं राजपूताना बेहद आवश्यक था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और इसीलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स तत्पर था, बेहद आतुर था, उतावला था राजपूतों के साथ संधि करने को, जितने की राजपूत तैयार थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाने को। चौथा, राजपूताने पर अधिकार करके कंपनी के लिए मालवा एवं गुजरात पर नियंत्रण अधिक आसान था। पांचवा, राजपूतों की शक्ति एवं वफादारी को उपयोग में लेकर कंपनी उपमहाद्वीप में ब्रिटिश हुकूमत के व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों को अजय स्थिति में लाकर खड़ा कर सकती थी। ये बात हम अच्छे से जानते और समझते हैं। देखिएगा अगला, जिस समय संधियां की गई उस जमाने में, मैं अब बात कर रहा हूँ असल में 1817-18 के दौर की। याद रखिएगा, 3 दौर में, 3 फेजेज में ये संधियां की गई थी। 1781 वाले काल में, 1803 वाले काल में और 1817 वाले काल में। याद रखिएगा, 1781 से लेकर 1799 का एक काल रहा है, 1803 से लेकर 1805 का एक काल रहा है और 1817 से लेकर 1818, हालांकि 23 में सिरोही ने संधि की थी 1823 में, ये तीसरा काल रहा है। मैं अब बात कर रहा हूँ 1817 से लेकर 1818 वाले काल में। इस दौरान जो समकालीन जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल हमें प्राप्त होता है 1813 से लेकर 1823। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स संधियां क्यों करना चाहता था, समझिएगा इस बात को। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स संधियां क्यों करना चाहता था? गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स का क्या कहना था कि लुटेरी पद्धति अर्थात पिंडारियों के पुनरुत्थान के विरुद्ध अवरोध स्थापित करने तथा मराठों की शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये कथन आ सकता है, ये कोटेशन आ सकता है। ये कथन किसका है? जिसके अनुसार मराठा शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए और जो लुटेरी जो पद्धति थी, जो लुटेरे थे इस ज़माने में, पिंडारी, इनके विकास में बाधक के रूप में राजपूतों को ब्रिटिश हुकूमत सहायक संधि के द्वारा
काम में लेना चाहती थी। ये सज्जन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर जनरल। दोबारा सुनिएगा, इसका ये कहना था इस संधि, ये जो 1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो संध्या करी, इसके पीछे का इसकी मानसिक स्थिति या लॉजिक इसका क्या था, या इसका विचार क्या था कि लुटेरी पद्धति पिंडारियों के पुनरुत्थान के विरुद्ध अवरोध स्थापित करना तथा मराठा शक्ति के विस्तार को रोकना इन राजपूत नरेशों के साथ संधि का प्रमुख आधार था, प्रमुख कारण था, प्रमुख उद्देश्य था। ये था ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना परसेप्शन या दृष्टिकोण। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के सामने ले दूं, एक पुस्तक है सर जॉन माल्कम की, याद रखिएगा। सर जॉन माल्कम ने एक बुक लिखी है जिसमें ये कहता है, बुक का नाम है द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके वॉल्यूम नंबर 2 और पृष्ठ संख्या 289 पर ये उल्टी बात करता है। ये लिखता है कि सैनिक कार्यवाहियों तथा रसद सामग्री दोनों के लिए इन राज्यों के प्रदेशों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। किन राज्यों? राजपूत राज्यों। अन्यथा ये राज्य हमारे शत्रु कौन? इस समय ब्रिटिश हुकूमत के मराठा और पिंडारी, स्पेशली मराठा, शत्रुओं को हम पर आक्रमण करने योग्य साधन उपलब्ध करवा देंगे। तो सर जॉन माल्कम, जो मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, सर जॉन माल्कम का स्पष्ट था कहना कि यदि जो संध्या की गई, जो संध्या स्वीकार की गई राजपूत नरेशों के द्वारा, वो मराठा आक्रमण से बचने के लिए की गई, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो संध्या करी उसका कारण था वो मराठा और राजपूत गठजोड़ को करने से रोकना चाहते थे। लेकिन हुजूर मुझे माफ़ करिएगा, संधियों के कारण में इनमें से कोई भी कारण 1817-18 के परसेप्शन में या दृष्टिकोण में या उस परिदृश्य में फिट नहीं बैठता है। इसको हम आगे और विस्तार देंगे। अतः जॉन माल्कम का मानना था कि कंपनी सरकार पिंडारियों तथा मराठा शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए राजपूत राज्यों से संधि करना चाहती थी। समझिएगा, अब प्रश्न आएगा, ब्रिटिश इतिहासकार का मानना था कि कंपनी सरकार पिंडारियों तथा मराठा शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए राजपूत नरेशों से संधि करना चाहती थी। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन में सर जॉन माल्कम। हमें इतना माइन्यूट एनालिसिस करना होगा इस तरह के क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, और स्पेशली अधीनस्थ चयन बोर्ड का जो एक प्रकृति जा रही है क्वेश्चन पेपर्स को जो मैं देख रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा खाल की, मतलब बाल की खाल निकालने वाली बात है। यदि प्रश्न आ जाए कि किसका ये दृष्टिकोण था इन संधियों के पीछे, कि वो जो लुटेरी पद्धति पिंडारियों के पुनरुत्थान में अवरोध पैदा करना इन संधियों को, और मराठा शक्ति के विस्तार को रोकना चाहते थे इन संधियों के द्वारा, राजपूत नरेशों के साथ संधियों के द्वारा, तो तब हमारा आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए कि मराठा शक्ति के विस्तार को रोकने और राजपूत राज्यों से संधि करना चाहते थे, तो फिर सर जॉन माल्कम। अब आप दोनों को यदि मिलाकर देखें तो इनका जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, चाहे लॉर्ड हेस्टिंग्स हो या सर जॉन माल्कम, वो स्पष्ट आ रहा है। मराठा आक्रमण और पिंडारियों से राजपूत नरेशों को दूर रखना चाहती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दृष्टिकोण था। राजपूत नरेशों का दृष्टिकोण अलग था इन संधियों के पीछे। अगली स्लाइड में मैं उसी बात पर आपके सामने खुलासा करूंगा, जब तक मैं स्लाइड को एंड करूं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नज़रिया था इन संधियों को करने के लिए, वो था पिंडारी आक्रमण और मराठा आक्रमण या पिंडारी लूटपाट, इन दोनों के आतंक को समाप्त करना, और दोनों को ही राजनीतिक संसाधन ना मिले राजपूत नरेशों के, राजपूत रियासतों के। इस गठजोड़ जो इनको लग रहा था कंपनी को कि हो सकता है और फिर हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों को फाइनली परास्त नहीं कर पाएंगे और हम अपने साम्राज्य के विस्तार को निर्बाध नहीं कर सकेंगे, ऐसा मानना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत नरेशों के साथ संधियां करी। आगे देखिएगा इस अध्याय को। अब प्रश्न आता है कि वो ब्रिटिश अधिकारी कौन सा है। देखिएगा, वो ब्रिटिश अधिकारी कौन सा है जिसकी सहायता से लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा राजपूत नरेशों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करवाए गए। तो वो था दिल्ली स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट सर चार्ल्स मैटकॉफ। एक तो मैटकॉफ था, याद रखिएगा, और एक और सज्जन थे जो मालवा के रेजिडेंट थे। आगे देखते हैं, ये बात याद रखना 1817-18 वाली बात। और अब बात की जाए कि कितने चरण में राजपूत नरेशों के साथ संध्या करने का प्रयास किया गया था, तो 3 चरण है। 1781 से लेकर 99 एक चरण है, पहला फेज। दूसरा है 1803 से लेकर 1805,
और तृतीय है 1817 से लेकर 1818। तो पहला है 1781 से लेकर 1799, दूसरा है 1803 से लेकर 1805 और तीसरा है 1817 से लेकर 1818। अब जो चार्ट आपके सामने आ रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक का आपने बड़े विस्तार से इस अध्याय को ठीक से समझ लिया, देख लिया। अब जो लास्ट सेगमेंट आएगा इस अध्याय का, इसमें आप देखेंगे और निश्चित तौर पर आपने आज तक किसी भी कोचिंग में इस तरह की चीज़ें किसी भी चैनल पर नहीं देखी होगी, जहाँ पर मैंने काफ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा है, एक साइंटिफिक अप्रोच रखी है इन स्लाइड्स को तैयार करने में, इन नोट्स को तैयार करने में, ताकि फिर कभी आपको भविष्य में इस चैप्टर को लेकर कभी दिक्कत ना रहे। ये 3 चरणों में जो संध्या की गई थी 1781 99 और 1803 से लेकर 1805 और 1817 से लेकर 1808, इसका एक पूरा चार्ट अब आप लोगों को इस पूरे उसके अंदर बहुत ठीक से देखना है। आगे जो स्लाइड्स आएंगी मैं यहीं से आरंभ करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।